नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप बैक ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और केंद्रीय बजट है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इकोनॉमिक सर्वे लेकर के आएंगे। इसके पहले हमने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे चैनल पर अपलोड कर दिया, उसे देख लीजिएगा। बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स भी चैनल पर अपलोड है, उसे देख लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए इस बार क्या सरकार की तरफ से पेश किया गया है। हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, और इस देश की जनता के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या, अमीरों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा इस बार का बजट। दोस्तों, इसमें आप अंडरलाइन देख रहे होंगे। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है हमने उसे अंडरलाइन किया है, तो आप इसे एक बार नोट रखिएगा। चलिए इसे आगे शुरुआत करते हैं। यहाँ से 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। पहला कि किस तारीख को बजट पेश किया गया, तो आपको सीधा जवाब देना है 1 फरवरी 2022 को। वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बनता है। अगला है दोस्तों, इस बार जो भारत की आर्थिक विकास दर है वो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार की तरफ से लगाया गया, क्योंकि बहुत सा एजेंसी है वो खुद से अनुमान लगाती है कि इस भारत का इस बार विकास रेट कितना होगा। जैसे क्रिसिल हो गया, और भी अमेरिका का बहुत सा एजेंसी है, तो अनुमान लगाते रहता है कि भारत का विकास दर कितना होगा। अभी कुछ दिन पहले क्रिसिल का रिपोर्ट आया था, उसमें 8.5% कहा गया था। और लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेटा इंपॉर्टेंट रखिएगा। 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से पेश किया गया रिपोर्ट में है। उसके नीचे दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी, ध्यान रखिएगा, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें से 60 लाख नए रोजगार सृजन करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। उसके नीचे दोस्तों, बजट में भारत @ 75 से भारत @ 100 तक के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने हेतु बुनियादी तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है, ये ध्यान रखिएगा, भारत @ 75 से भारत @ 100 तक के अमृतकाल में। उसके नीचे है सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। उसके नीचे है दोस्तों, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना। और इसमें जो अगले 25 साल में किस किस सेक्टर में विकास किया जाएगा उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। उसमें पहला है भारत @ 100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं, ये ध्यान रखिएगा, नोट रखिएगा, बजट में 4 प्राथमिकता। इसमें से पहला है दोस्तों पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि, निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन व जलवायु कार्य योजना तथा निवेशों का वित्त पोषण को विकास पर जोर दिया गया। इस जो सेक्टर है पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि व निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन व जलवायु कार्य योजना तथा निवेशों का वित्त पोषण के विकास पर जोर दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके नीचे है दोस्तों, पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। इस पद्धति का संचालन 7 इंजन कारकों से होता है, जो इस प्रकार है: सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पतन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। उसके नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 25,000 किलोमीटर के विस्तार के लिए, ये ध्यान रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है, कितना किलोमीटर, तो 25,000 किलोमीटर के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे एवं 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी। स्थानीय व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके नीचे दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। ये डेटा नोट कर लीजिएगा, जो अंडरलाइन कर रहे हैं दोस्तों उसे आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो इसमें है एग्जामिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें कितना किलोमीटर के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, तो सीधा सा जवाब देना है आपको 25,000 किलोमीटर। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। उसके नीचे दोस्तों 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। कवच एक प्रणाली है दोस्तों, इसके अंतर्गत ट्रेनों में, जिस ट्रेन में लगा रहेगा उस ट्रेन में कॉलिजन की संभावना बहुत कम हो जाती है, मतलब नहीं होगा, कॉलिजन नहीं होगा, घटनाएं नहीं घटेगी।
जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ी एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधा के लिए पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। पीपीपी मोड के अंतर्गत पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। पर्वतमाला कार्यक्रम चलेगा, ध्यान रखिएगा इसे। वित्तीय वर्ष जैसे एक था भारतमाला, तो भारतमाला में था दोस्तों कि पूरा देश को अच्छा कनेक्टिविटी प्रदान करना, अच्छी सड़क से जोड़ना है, राजमार्ग को नई तरीके से डेवलप करना है। और ये इस बार जो चलेगा वो पर्वतमाला चलेगा। इसमें राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष। नोट कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ये साल भर का करंट आपका हो गया, साल भर का इंपॉर्टेंट ये डेटा है। नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, जिस कॉपी पर आप अपना नोट्स बनाते हैं और आपको एग्जामिनेशन के समय में तैयारी करने में ईजी हो, फटाफट आप उसमें एक बार रिकॉल उसको कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े स्टार्टअप को वित्तीय मदद के लिए मिश्रित पूंजी कोष बनाया जाएगा एवं कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी का अब उपयोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो रहा है। 44,605 करोड़ की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितना करोड़ रुपये लागत सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है? तो 44,605 करोड़ रुपए। इस योजना को उद्देश्य 9.08 लाख हेक्टेयर की कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1400 करोड़ का आवंटन किया गया है। 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। तो 130 लाख एमएसएमई को ध्यान रखिएगा, और इसके तहत गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ और इसकी अवधि को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। नीचे देखिए दोस्तों, पीएम ई विद्या को एक कक्षा 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए खुला मंच एवं विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में हर घर नल से जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। वर्ष 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी। अमृतकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। तो भविष्य में जो है ई पासपोर्ट शुरू करने का सरकार का योजना है। नीचे देखिए दोस्तों, कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट स्थापित किया जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट। ये क्या चीज़ है? तो कंपनी को तेजी से बंद करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, स्थापित किया जाएगा। और वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 मेगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सौर मॉडल्स का निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। ऊपर चलिए दोस्तों, ऊपर है वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ है, जिसमें से 35.4% की वृद्धि करके वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। उसके नीचे दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। तो पूंजीगत व्यय जो है वो इस साल भारत सरकार का 10.68 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। नोट कर लीजिएगा, और ये भी नोट कर लीजिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। नोट कर लीजिएगा, और नीचे 10.68 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1% होगा। हरित बुनियाद ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। आरबीआई द्वारा वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपए करेंसी की शुरुआत की जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक राजकोषीय घाटे का अनुमानित होगी, जिनमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे। बजट अनुमान 2021-22 में दिखाए गए 34.83 लाख करोड़ के कुल व्यय के एवज में संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ का रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमान 6.3 लाख करोड़ का है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल व्यय अनुमान 39.45 लाख करोड़ रुपए रखा गया, जबकि उधारी से भिन्न कुल प्राप्तियां अनुमानतः 22.84 लाख करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे रखा गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, 4.5% का वित्तीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा 4.5% के नीचे लाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, नोट कर लीजिएगा। सहकारी समिति के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया है और 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक की आय वाली सहकारी समिति के लिए अधिभार की मौजूदा दर को 12.5 से घटाकर 7% कर दिया गया है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। और बस जो उसके नीचे है 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% की टैक्स लगेगा और एक निश्चित मौद्रिक सीमा से अधिक प्रतिफल पर 1% की दर से टीडीएस देगा। इसे भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए सार है, इसका बजट का सार है। राजस्व प्राप्तियां हैं 2020-21, 2021-22, 2021-22 और 2022-23 में बजट का अनुमान ये आप नोट कर लीजिएगा। कर राजस्व है केंद्र को निवल कर, भिन्न राजस्व और पूंजी प्राप्तियां, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। ऋणों की वसूली ये बस यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसे नोट कर लीजिएगा। रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ से जाता है। तो रुपया दोस्तों जो कहाँ से आता है 2022-23 में सबसे ज़्यादा रुपया जो भारत सरकार को आता है वो आप इस डायग्राम से समझ लीजिए। उधार और अन्य देयता से 35 पैसा आता है, निगम कर से 15 पैसा, आयकर से भी 15 पैसा, सीमा शुल्क से 5 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 पैसा और माल और सेवा कर से 16 पैसा, कर भिन्न राजस्व से 5 पैसा और 2 पैसा आता है ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति से। तो सबसे ज़्यादा पैसा रुपया में कहाँ भारत सरकार के पास कहाँ से आता है, तो आपका उधार और अन्य देयताएं से, उसके बाद निगम, उसके बाद माल और सेवा कर से 16 पैसा आता है, उसके बाद आता है निगम कर और आयकर से दोनों से 15 पैसा आता है। ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुपया जाता कहाँ ये भी नोट कर लीजिएगा आप। तो सबसे ज़्यादा रुपया जो जाता है वो बजट अदायगी में। सरकार बहुत सी पैसा लोन लेती है विकास के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। तो उस पर जो सरकार पैसा किसी से अगर लेती है तो सरकार भी ब्याज देती है। ऐसा नहीं कि हम लोग ब्याज लेते, हम लोग बैंक से लेते तो हम ही लोग ब्याज देते, ऐसा नहीं है। सरकार भी पैसा बैंक से, सरकार भी पैसा किसी संस्था से लेती है, किसी देश से लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया, ये सब बैंक से सरकार भी पैसा लेती है देश के विकास के लिए। तो सरकार को भी ब्याज लौटाना पड़ता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पैसा चला जाता है 20 पैसा। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जाता है 15 पैसा। फिर उसके बाद केंद्रीय प्रायोजित योजना 9 पैसा इसमें भी जाता है। वित्त आयोग हस्तांतरण में 10 पैसा जाता है। आर्थिक सहायता में 8 पैसा, रक्षा क्षेत्र में 8 पैसा, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 17 पैसा। तो सबसे ज़्यादा पैसा जाता है ब्याज अदायगी में। उसके बाद करों और राज्यों का जो शुल्क होता है हिस्सेदारी, उसमें 17 पैसा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे भारत सरकार के पास जो रुपया आता है उसमें सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ जाता है, तो ब्याज अदायगी में ही चला जाता है 20 पैसा। ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनेगा। आगे दोस्तों बस यही था दोस्तों, ये सार था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट था, हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था ताकि आप इसे नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 का लेटेस्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। आप बैक ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इकोनॉमिक सर्वे का आएगा और हमने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे चैनल पर अपलोड कर दिया है। बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स हमने बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था, उसे भी हमने अपलोड कर दिया है। उसे आप नहीं देखें तो एग्जामिनेशन जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले आप एक बार जरूर उसे देख लीजिएगा और ताकि आपका कुछ मार्क्स जरूर वहाँ से बढ़े। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।